ट्रॉली एंड टैको, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेरिजन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स कंपेयर। मैं ये मिटाने लगा। ओके, नाउ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, सुने, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ट्रॉली। ट्रॉली इज द शॉर्ट फॉर्म। अब इस चीज को समझें, ये होगा विद इन 1 to 6 hours। अगेन एक्यूट कंडीशन है, विद इन 1 to 6 hours, 1 से 6 घंटे के अंदर अंदर हो। और इस केस में समझने के लिए अगर आपने समझना है इसकी पैथोजेनेसिस को, तो उसके लिए पैथोजेनेसिस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 2 हिट मैकेनिज्म। 2 हिट मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म ट्रांसफ्यूजन से पहले होगा और एक मैकेनिज्म ट्रांसफ्यूजन के बाद होगा। जो पहला मैकेनिज्म है दैट इज बिफोर ट्रांसफ्यूजन। सुने इसको, ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड टॉपिक है फॉर योर PMDC एंड फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। हाई यील्ड कहते हैं कि कुछ लोगों में, अब दिस इज द alveoli, ये alveoli है, ये लंग्स पैरेन्काइमा है। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं। दिस इज द लंग्स पैरेन्काइमा। यू नो, यहाँ पे होंगे पल्मोनरी कैपिलरीज। क्या होंगे? पल्मोनरी कैपिलरीज। Now listen carefully. कहते हैं कि कुछ लोगों में, not in everyone, but कुछ लोगों में किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी सेप्सिस की वजह से, ट्रॉमा और सेप्सिस, ट्रॉमा की वजह से या सेप्सिस की वजह से इनके जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, उस कैपिलरीज का जो एंडोथेलियम है, क्या है? एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम होता है स्टिकी, और इस एंडोथेलियम के ऊपर अटैच हो जाते हैं इनके न्यूट्रोफिल्स। क्या अटैच होंगे? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किसके ऊपर अटैच होंगे? पल्मोनरी कैपिलरीज के ऊपर आके बैठ जाएंगे। जब ये न्यूट्रोफिल्स इधर आके बैठ जाएंगे, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। तो जो पहला मैकेनिज्म था वो क्या था? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म। सुन लिया? उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म क्या होने वाला है? अगर इस बंदे को आप क्या लगा दो? ब्लड। तो कहते हैं कि आफ्टर ट्रांसफ्यूजन जो सेकंड मैकेनिज्म होगा, अब आफ्टर ट्रांसफ्यूजन सेकंड मैकेनिज्म कब होगा? आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। और वो मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि
कुछ लोगों के खिलाफ ये जो ब्लड बैग है, इस ब्लड बैग में डोनर का क्या मौजूद है? ब्लड मौजूद है। और सम टाइम इस ब्लड में न्यूट्रोफिल के खिलाफ एंटीबॉडीज भी होती है। किसके खिलाफ? न्यूट्रोफिल्स के खिलाफ। द डोनर ब्लड कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स। बाकी ब्लड भी मौजूद है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या मौजूद है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स। इन एंटीबॉडीज को हम कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज, या इनको हम कहते हैं एंटी ल्यूकोसाइट एंटीबॉडी। ल्यूकोसाइट में न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए इस मरीज के ऑलरेडी पल्मोनरी वेसल में, तैमूर बताओ, तैमूर बाबर, ऑलरेडी इनके पल्मोनरी वेसल्स में क्या मौजूद थे? एंटीबॉडी सेल्स मौजूद हैं। कौन से सेल्स मौजूद हैं? न्यूट्रोफिल्स। वो इधर ऑलरेडी पहले से चिपके हुए हैं, राइट? ओके, वो पहले से यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। और अब इस बंदे ने रिसीव कर लिया ब्लड, ये इसके वेन्स हैं। सिंपल डायग्राम बना रहे तो हमने इसको लगा दिया खून। चले जी बताओ, खून लगाने के बाद सेल्स भी आ जाएंगे, लेकिन सेल्स के साथ साथ एंटीबॉडीज भी आ जाएंगे। और जब ये एंटीबॉडीज आ जाएंगे, ये किसके खिलाफ थे? तो अब ये एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगे किस तक? पल्मोनरी कैपिलरीज तक, और उधर जाके दे विल बाइंड द न्यूट्रोफिल्स। किसको बाइंड करेंगे? और जब न्यूट्रोफिल्स को ये बाइंड कर देंगे, न्यूट्रोफिल्स विल गेट एक्टिवेटेड। क्या हो जाएंगे? और जब न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दे विल रिलीज लॉट्स ऑफ साइटोकाइंस। क्या रिलीज करेंगे? साइटोकाइंस। और अगर साइटोकाइंस रिलीज हो गए तो इन साइटोकाइंस की वजह से अब जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, दे विल डायलेट। क्या हो जाएंगे? इनमें परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब इनमें क्या बढ़ जाएगी? परमेबिलिटी। बाकी आप समझदार हो, यहाँ से फ्लूइड ऊज करेगा और किस में आ जाएगा? अल्वियोलाई में। अगर अल्वियोलाई में क्या आ गया? फ्लूइड, तो हमारे मरीज को हो गया पल्मोनरी एडीमा। हो गया पल्मोनरी एडीमा। अगर पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा तो अब इस मरीज में अलामत क्या क्या आने वाले हैं? टू मच एडीमा विल कोलैप्स द अल्वियोलाई एंड द पेशेंट विल डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसको सांस लेने में मुश्किल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाएगा, एंड इस मरीज का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इस मरीज का ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है? ड्रॉप। और ये जो पल्मोनरी एडीमा इस मरीज को हो चुका है, क्या इसमें दिल की कोई गलती है? दिल बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम तो कैपिलरीज का है। तो इसको हम कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। सबने सीख लिया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अब मैं इस टॉपिक को इधर ही छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि अब मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा किसको? टैको को कंपेयर करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि पेपर में किस टाइम क्या चूज़ करना है। लेट्स डिस्कस द टैको नाउ along with this. चले जी, अब देखें टैको, ये क्या है? यहाँ पे अगेन अल्वियोलाई, हाँ,
Hello. This is your left atrium, left ventricle, और ये क्या निकलेगा? Aorta. It looks like lota, but it is not lota. It is aorta. इस तरफ आ जाए, इस तरफ आपका क्या मौजूद है? Right atrium, right ventricle, pulmonary trunk, pulmonary arteries, and उसके बाद pulmonary capillaries, then उसके बाद pulmonary veins which will come to the left atrium. ऐसा ही है. अब let's suppose मैं इस मरीज को लगा रहा हूँ ब्लड. बात तो मैं ब्लड की करूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि ब्लड हो सकता है मैं और ड्रिप लगा रहा हूँ. अगर मैं फ्लूइड लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? चलो हम ब्लड की बात कर लेते हैं. इधर मैंने इसको अटैच किया है ब्लड, वो इसके वेन्स में आएगा. वेन्स में जब ये ब्लड आएगा तो बस मुझे इतना बताओ, इस ब्लड के आने से इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ज़्यादा हो जाएगा. और आप फर्ज करें कि ये बंदा पहले से बीमार है. किस चीज़ का बीमार है? या तो इस बंदे को पहले से हार्ट फेलियर है. क्या है? या ये बंदा पहले से हाइपर टेंसिव है, या हाइपरटेंसिव बंदा है, या हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर का मरीज़ ऑलरेडी उसका दिल ठीक से कंट्रैक्ट, अगर ठीक से कंट्रैक्ट नहीं करता तो ऑलरेडी वो ठीक से क्या नहीं निकालता? आउटपुट नहीं निकालता. इनका क्या कम होता है? कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम होगा. मैंने मज़ीद वॉल्यूम डाल दिया. जब मैंने मज़ीद वॉल्यूम डाल दिया तो इस वॉल्यूम की वजह से इनके दिल पे लोड कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. और जैसे जैसे करके स्टिल राइट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया. पंप करने के बाद भेजा लंग्स में. लंग्स से ये आ गया किस में? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट. और इस मरीज़ का लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है खून को निकालने में, और ऊपर से हमने मज़ीद फ्लूइड डाल दिया, या टंकी खाली हो नहीं रही थी और आपने मज़ीद पानी डाल दिया. तो नुकसान कराओगे कि नहीं कराओगे? क्या नुकसान कराओगे? अब जो ये ब्लड है, ये ब्लड आगे निकलेगा नहीं, तो देयर विल बी बैक फ्लो. आपके अस्पताल के लिए आज बहुत कुछ आप सीख रहे हो. जब बैक फ्लो शुरू हो जाएगा तो ब्लड किस में आ जाएगा? एट्रियम. एट्रियम से क्या शुरू हो जाएगा? बैक फ्लो. और किस में आ जाएगा? पल्मोनरी कैपिलरीज. और यहाँ पर बढ़ जाएगा हाइड्रोस्टैटिक, एंड द फ्लूइड विल एंटर टू द अल्वियोलाई. तो अगेन मेरे मरीज को क्या हो गया? पल्मोनरी एडीमा. लेकिन ये जो पल्मोनरी एडीमा हो गया, ये किसी रिएक्शन की वजह से हो गया या फ्लूइड ओवरलोड? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड. Transfusion associated circulatory overload. Short form is TACO. आसान हो गया. या आप कह सकते हो TAVO. TAVO is transfusion associated volume overload. और ये एडिमा जो हो गया, this edema is cardiogenic या non cardiogenic? Because हार्ट इशू है. ये कौन सा एडिमा हुआ? अब माय डियर, एडिमा तो एडिमा है, चाहे वो कार्डियोजेनिक हो या नॉन कार्डियोजेनिक. पानी तो आ चुका है, किस में आ चुका है? अल्वियोलाई में. अगर पानी अल्वियोलाई में आ चुका है, लंग्स में आ चुका है, इसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही? हाँ, अच्छा ठीक है, ये समझदार है. हाँ, अब बताओ, इधर भी क्या है? एडिमा. इधर भी. तो मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
मरीज़ को डिस्ट्रेस, मरीज़ को खांसी होगी कि नहीं होगी। अब मसला हो गया, पेपर में परेशान कि किसको चूज़ करें। वो कह देंगे कि ट्रांसफ्यूजन की बात डिस्पनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर रहा है, क्या चूज़ करें, ट्रॉली या टाको, ट्रॉली या टाको, ट्रॉली या टाको। They will also mention the blood pressure. They will also mention the, in trolley the BP is low. इधर BP ड्रॉप कर जाएगा, हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। सुन रहे हो? ट्रॉली में MRCP के MCQ पूल में लिखा हुआ है कि ट्रॉली टाको में डिफरेंशिएट करना है तो BP लाजमी देखा करें। इस केस में क्या होगा? क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल जब क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस, तो पूरी बॉडी में रिलीज होंगे, BP लो। लेकिन इस केस में BP इज आइदर नॉर्मल और हाई, नॉट लो। BP इज आइदर नॉर्मल और हाई बट नॉट लो। वन मोर थिंग, ये बंदा किसका मरीज है तो वो लाजमी मेंशन करेंगे कि बंदे को पहले से दिल का कोई इशू है। वो कहेंगे अ नॉन कार्डियक पेशेंट, प्लस अगर हार्ट फेलियर है, बैक फ्लो होता है तो बैक फ्लो की वजह से JVP भी, तो अक्सर वो जिक्र किसका करेंगे, JVP भी रेस्ट हो गया। क्या रेस्ट हो गया? और क्या चाहिए? अगर उन्होंने कह दिया कि BP नॉर्मल या हाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, JVP रेस्ट है, एट्स टैको। अगर उन्होंने कह दिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह है एंड BP लो है, JVP लो है, ट्रॉली, फिर ये क्या है? ट्रॉली। आसान, पक्का, क्लियर। चलो डॉक्टर शहवार, इस मरीज को क्या दोगी? इस मरीज को क्या देंगे? Lasix। इसका ट्रीटमेंट है डायूरेटिक्स। क्या देंगे? डायूरेटिक्स। कौन सा डायूरेटिक देंगे? फ्यूरोसमाइड, लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसमाइड, जिसका दूसरा नाम है Lasix, 40 मिलीग्राम IV स्टेट। माय डियर, अगर एक मरीज का हार्ट फेलियर चल रहा है तो उसमें स्टार्ट होता है रॉस मैकेनिज्म एंड रॉस मैकेनिज्म इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। आई विल टीच यू इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कार्डियोलॉजी, दैट इज हार्ट फेलियर। वेट करो उसके लिए, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि इनका BP हाई क्यों होगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सुन लो कि कौन सा मैकेनिज्म होगा, रॉस। बाकी कार्डियो आपको पढ़ाई जाएगी। नाउ सुने सब लोग, इसमें क्या दे रहे थे? इसको डायबिटीज दूंगी, क्यों? अब तो अगर है भी तो ये नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी? BP ऑलरेडी रो है। इनका इलाज ऑक्सीजन, ट्रीटमेंट में क्या देंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थेरेपी। डन? नो क्वेश्चन? माय डियर, हो सकता है अभी भी हम में से किसी न किसी के पल्मोनरी कैपिलरीज में न्यूट्रोफिल्स बैठ गए हो, तो फर्स्ट मैकेनिज्म तो हो चुका है, लेकिन सेकंड मैकेनिज्म के लिए खून का लगना ज़रूरी है। जब तक खून नहीं लगेगा तब तक अटैक। क्यों? क्योंकि खून में न्यूट्रोफिल के खिलाफ क्या थे, और मैं तो अपने खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाऊंगा। तो दूसरे अटैक के लिए, सेकंड हिट के लिए क्या लिखा था? 2 हिट मैकेनिज्म। सेकंड हिट के लिए किसका वेट करेंगे? ट्रांसफ्यूजन। लेकिन जब तक ट्रांसफ्यूजन नहीं होगी तब तक बेशक न्यूट्रोफिल बैठे रहे, एक्टिवेट तो नहीं होंगे। क्लियर? कंप्लीट है।